मैं और मेरा ससुर अकेले रहते थे। मेरा ससुर हर शाम मुझे नई सफ़ेद बेडशीट देता और कहता, बेटी आज इसे बिछाकर सोना। और फिर सुबह वो बेडशीट एक थैले में डालकर ले जाता। मैं बहुत परेशान थी। मुझे विधवा हुए अभी महीना भी नहीं हुआ था। हैरत की बात यह थी कि जैसे ही मैं उस बेडशीट पर लेटती तो नींद आ जाती। मैं अब रोज रोज ये काम कर करके थक चुकी थी। एक दिन ससुर बेडशीट देकर चले गए तो मैंने वो ना बिछाई और सोने का नाटक किया। फिर जैसे ही 5 मिनट गुजरे तो मेरे साथ जो हुआ मेरी आत्मा लरस गई। मेरा नाम सुष्मिता है। मेरे खानदान में से इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचा था सिवाय मेरे और एक चाचा के। उन्होंने मेरी शादी करवा दी, लेकिन मेरे चाचा कोई जालिम किस्म के इंसान नहीं थे। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जो घर उनको मेरे लिए मिला वो कोई इतना खास धनी भी ना था और गरीब भी नहीं था। लेकिन उनके पास भी और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोई भी अच्छा रिश्ता आता तो वो कहती थी कि अपनी बेटी के बारे में सोचो, इसको बस जल्दी जल्दी घर से निकाल दो, नहीं तो मेरी बेटियों के रिश्ते भी नहीं होंगे। क्योंकि जो भी घर आता था वो मुझे ही पसंद कर लेता था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरे चाचा की बेटियां बहुत ही मोटी और काली सी थी। लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा नहीं था। सब कुछ ठीक था। बस कभी कभी चाची को इस बात पर गुस्सा आता था कि रिश्ता मेरी बेटियों के लिए आता है, लेकिन पसंद इसको करके चले जाते हैं। ऐसा भी होने लगा कि जब रिश्ता आता तो वो मुझे छुपा देती। बस फिर चाचा जी ने तंग आकर जहां भी मुझे भेजना था फौरन भेज दिया। कोई पूछ गोछ भी नहीं की और ज्यादा कीड़े भी नहीं निकाले। जिस घर में मेरी शादी हुई थी उसमें कोई भी नहीं था। मेरा पति देहरादून में काम करता था, जो यहाँ से 1 दिन की दूरी पर था, इसलिए वो बार बार आ नहीं सकता था। लेकिन हर 4 महीने बाद 1 हफ्ते के लिए आता था। मैंने कहा कि चलो शुक्र है विदेश तो नहीं है, वरना तो लोग कई साल तक नहीं आ पाते। घर में कोई नहीं था सिवाय मेरे ससुर के। पर मेरे पति ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं और वो वाकई बहुत ज्यादा अच्छे थे। मेरा बहुत ख्याल भी करते थे। शादी के 2 हफ्ते बाद मेरे पति ने कहा कि मुझे जाना होगा। मैंने सिर्फ 2 हफ्ते की ही छुट्टी ली थी। मैंने भी उसे भारी दिल के साथ विदा कर दिया। उसका नाम नीरज था और मेरे ससुर का नाम बलदेव। ससुर भी काम पर जाया करते थे। सुबह सुबह उनको नाश्ता बनाकर दिया, वो काम पर चले गए। उन्होंने कहा कि घर को अंदर से बंद कर लेना, कोई भी आए दरवाजा ना खोलना। जब मैं आऊंगा तो पहले पूछना कि कौन है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं हूँ, उसके बाद दरवाजा खोलना। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। बेटी की तरह मेरे नाज नखरे उठाते थे। मेरे सर पर हाथ रखते और चले जाते। वापसी पर मेरे लिए समोसे लेकर आए थे। मैंने कहा कि इसकी क्या जरूरत थी, तो कहने लगे कि अभी अभी शादी हुई है, तुम्हारी थोड़ी तो सेवा करनी पड़ेगी। आज मेरी पत्नी जिंदा होती तो मेरी कोई बेटी होती तो तुम्हारा उसके साथ वक्त गुजर जाता, पर क्या करें जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो है ना। इसी तरह वो रोज मेरे लिए कोई ना कोई चीज लाया ही करते थे। लेकिन एक दफा तो कुछ ऐसा ले आए जिसकी उम्मीद नहीं थी और मैं थोड़ी हैरान भी हुई। मेरा पति सिक्योरिटी का काम करता था, इसलिए उसे दिन भर फोन सुनने की इजाजत नहीं होती थी। रात को 5 मिनट के लिए मुझसे बात करता, लेकिन इतना थका होता कि बात करते करते ही सो जाता। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं पूरा दिन इन 5 मिनट के लिए इंतजार करती रहती थी। लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो पूरा दिन गर्मी में धूप में सिक्योरिटी पर खड़े खड़े थक जाता था। कहता था बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन बड़ी खतरनाक जगह है। यहाँ पर इस तरह की चीजें बनती हैं जिसमें कभी भी आग लग सकती है, इसलिए तो अच्छे पैसे मिलते हैं इस नौकरी के, नहीं तो तुमसे कभी इतना दूर रहता। लेकिन एक दिन बुरी खबर मुझे मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। जिस बिल्डिंग के सामने वो काम करता था उस बिल्डिंग में आग लग गई और वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे लिए सदमा बहुत बड़ा था। मैं शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। मेरे चाचा जी ने कहा कि वापस चलो, तो मेरी चाची ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो गई है, ये मनहूस है, इसकी मनहूसियत का साया मेरी बेटियों पर पड़ जाएगा। हमारे घर में जब तक ये थी तब तक कुछ अच्छा नहीं था। जैसे ही निकली तो रेल पेल हो गई। मैं तो इसको वापस नहीं आने दूंगी। मजबूरन मैंने फैसला किया कि मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। मेरे चाचा जी ने कहा कि फिक्र मत करो, आजकल तो विधवा और तलाकशुदा लड़कियों की शादी हो जाती है, कोई ना कोई मिल जाता है। मैं तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता तलाश करूंगा। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी। मेरे ससुर काम से जल्दी वापस आ गए और मैंने देखा उनके पास एक सफेद रंग की बेडशीट थी।
कहने लगे कि बेटा ये बिछा कर सोना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे उनसे ये पूछना चाहिए था कि मैं ये बिछा कर क्यों सोऊं। उन्होंने तो इतना कहा कि तुम्हारे लिए लाया हूं, अपने बिस्तर पर बिछा लो। मैंने कहा कि घर के लिए लाए होंगे, वैसे भी इस घर में कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और मुझे दहेज देने वाला कौन था। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब सुबह मेरे ससुर ने कहा कि वो बेडशीट मुझे वापस कर दो। मुझे लगा कि शायद उन्होंने रखने के लिए दी थी। मैंने कहा लेकिन मैंने तो बिस्तर पर बिछा दी थी और मैं उसी पर सो भी गई थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा किया जो उस पर सो गई, लेकिन अभी मुझे वापस कर दो। मैंने वो बेडशीट उठाई और अपने ससुर को वापस कर दी। उन्होंने शॉपर में डाली और अपने साथ ले गए। देखने में तो नई लग रही थी, लेकिन शायद महंगी ले आए थे, इसलिए वापस करने चले गए थे। मैंने भी कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया और बेडशीट वापस कर दी। मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी, लेकिन आज रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई, जबकि पीछे तो कुछ दिनों से मैं सारी रात रोती रहती थी। रो रो कर हलकान हो गई थी। ऐसा लगता था कि झूठ है, अभी मेरा पति वापस आ जाएगा, आकर कहेगा कि वो खबर झूठी थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ दिल को तसल्ली देने की बातें होती हैं, इस तरह थोड़ी ना कोई वापस आता है। जिंदगी बड़ी बुरी है, इंसान के साथ इंसाफ नहीं करती और इसको ऐसे हालात में डाल देती है जिसके लिए वो तैयार नहीं होता। मैंने कब सोचा था कि मैं इतनी जल्दी विधवा हो जाऊंगी और मेरा पति, जिसके साथ मैंने सिर्फ 2 हफ्ते ही गुजारे थे, इस दुनिया से चला जाएगा। एक आस बाकी थी कि शायद मैं उम्मीद से हूँ। मेरे पति को गए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। कुछ दिन और गुजर जाते तो शायद मुझे पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं, क्योंकि जब मेरा पति वापस गया तो उससे 2-3 दिन पहले वो मेरे साथ था। लेकिन जब वापस गया तो उसके 2 दिन बाद ये खबर आ गई कि वो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरे पास एक उम्मीद तो थी। रात को ससुर वापस आए तो उनके पास फिर से बेडशीट थी। कहने लगे कि बिछा लो। मैंने कहा क्या बात है, आप वापस देने क्यों चले गए थे? तो कहने लगे जिस दुकान से ली है, एक दोस्त ने कहा कि मैंने भी उस दुकान से ही ली थी, पर मैंने तो सस्ती ली थी, आपने महंगी ली है। तो मैं वापस लेकर झगड़ा करने चला गया था, लेकिन फिर उसने मुझे 200 रुपये वापस कर दिए। तुम भी जाकर सो जाओ, कोई मसला नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे भी अंदाजा था। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने फिर से बेडशीट बिछा ली और मैं सो गई। ऐसी सोई कि सुबह ही मेरी आंख खुली, लेकिन सुबह मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी। मुझे लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मुझे इस तरह से चक्कर भी आ रहे हैं और बदन में भी दर्द हो रहा है। लेकिन सुबह जब नाश्ता बना रही थी तो ससुर ने फिर से कहा कि बेडशीट वापस कर दो। मैं हैरान रह गई। अभी मैं उनसे कुछ पूछना चाहती थी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी वापस लेकर आओ। मैंने जल्दी से वापस कर दी और वो बिना कोई जवाब दिए वो बाजार चले गए और कहने लगे कि बहुत काम है मुझे, बेटा तुम अपना ख्याल रखना। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, कभी वापस करवा देते हैं, कभी ले आते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बूढ़े लोगों की हरकतें अजीब होती है कि लोगों की बातों में आ जाते हैं। अगर बेडशीट ले ही ली है तो रख ले चुप करके, 100-200 से क्या फर्क पड़ता है। आजकल 200 रुपयों में तो एक टाइम का खाना भी नहीं बनता है। लेकिन मेरे ससुर को कौन समझाता। मेरी तबीयत पूरा दिन खराब रही और मैं खुश होती रही कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे इस बात का यकीन हो जाता कि मेरे पास मेरे पति की कोई ना कोई निशानी रह जाएगी। मैंने सोच लिया था कि अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर रखूंगी। इस तरह से नीरज मेरी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। कोई तो होगा जिसको मैं अपना कह सकूंगी, वरना इस दुनिया में मेरा था ही कौन। एक पति था, वो भी इस दुनिया से चला गया। मेरे ससुर ने तो रूटीन बना ली थी, वो रात को मुझे चादर दे देते और सुबह मुझसे मांग लेते और मुझे इतनी ज्यादा नींद आती कि मुझे अपना होश ही नहीं रहता। मैंने कहीं से सुना था कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे बहुत ज्यादा नींद आती है, इसलिए मेरा दिमाग इन चीजों की तरफ लगा हुआ था। पर 1 हफ्ते बाद ये उम्मीद भी छूट गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं माँ नहीं बनने वाली थी। मेरे पति की मेरे पास कोई निशानी नहीं थी। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। रो रही थी। ससुर से ये बात नहीं की, पर उन्होंने कहा क्यों रो रही हो, तो मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं है। पर अब मैं इस बात पर हैरान होने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बनने वाली तो फिर मुझे इतनी नींद क्यों आती थी और मेरे बदन में इतना दर्द क्यों रहता है, क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है। फिर मेरी तबीयत इतनी खराब क्यों थी। पर अब किसको कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। ससुर को कहती तो अजीब लगता, चाचा जी को कहती तो वो भी क्या सोचते। काश कि मेरा पति जिंदा होता तो उसके साथ ही चली जाती। लेकिन फिर तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी। रात को अजीब सी नींद आती थी, पता नहीं चलता था कब सोई हूँ कब जागी हूँ। और एक दिन एक मंजर देखकर तो मैं हैरान ही रह गई।
मेरे ससुर खुद ही उस चादर को धो रहे थे। मैं हैरान थी कि ये चादर क्यों धो रहे हैं। इनको क्या लगता है कि क्या मैंने इस चादर को गंदा कर दिया है? और अगर वैसे ही इनको गंदी लग रही है तो मुझसे कह देते, मैं धो देती। लेकिन इनका इसके साथ क्या काम था? ये तो मेरे कमरे में होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ससुर बेटे के जाने के बाद पागल हो गए हैं। अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं। एक ही चादर को बार बार कौन धोता है? रात को कहते थे बिछा लो, सुबह कहते वापस कर दो। इस तरह की हरकतें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं करता। लेकिन मैं भी नहीं बोलती थी, क्योंकि शायद मुझसे ज्यादा उनका नुकसान हुआ था। उनके बुढ़ापे की लाठी खो गई थी। मेरे पति की लाश भी तो नहीं मिली थी। बस इतना बता दिया गया था कि वो इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई थी। इसलिए ज्यादातर लोगों की लाश नहीं मिली। आखिरी बार मेरे ससुर ने भी उनको जी भर के नहीं देखा था, और मैंने भी नहीं देखा था। इसलिए शायद हमारे अंदर इतना दुख भर गया था, और इस दुख को निकालने के लिए वो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। तो मैंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, और मैं अपनी तबीयत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इतनी कि अब मुझसे घर के काम भी नहीं हो रहे थे, यहाँ तक कि मुझे उल्टियां भी आ रही थी। फिर एक दिन मेरे ससुर घर पर नहीं थे तो एक पड़ोसन आ गई। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी लग रही है, इस तरह थोड़ी होता है। अगर घर में सिर्फ ससुर रहते हैं तो उनसे नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी? इसमें शर्माने की क्या बात है? शर्म से मर जाओगी क्या? आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। वो मुझे अस्पताल ले गई। जब मुझे डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं, और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझसे कुछ तारीख पूछी। मैंने उसको सब कुछ बताया। मैंने उसे कहा कि हाँ, पहले मुझे भी लगता था कि शायद ऐसा है, लेकिन इस बात को भी 1 महीना हो गया है। मुझे मेरे पति से दूर हुए 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो। औरत के शरीर में भी कोई फर्क नहीं आता, लेकिन फिर भी वो माँ बनने वाली होती है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि देखो, तुमने कोई किसी के साथ गंदी हरकत तो नहीं की। मैंने कहा कि भगवान से डरे, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, और मैंने उनको कहा कि हमारे घर में तो सिवाय मेरे बूढ़े ससुर के और कोई रहता भी नहीं है, और मैं कहीं आती जाती भी नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, देखो बुरा मत मानो, लेकिन इस तरह के मामले में सवाल भी ऐसे ही करने पड़ते हैं। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, ये बात पक्की है। अब मुझे नहीं पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या तुमने अपनी तारीख याद करने में गलती कर दी है। मैंने फिर से हिसाब लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बच्चा मेरे पति का नहीं था। मैंने डॉक्टर को झूठ बोल दिया कि कहीं मेरे बारे में बदनामी ना फैलाती रहे, क्योंकि मेरे साथ मोहल्ले की औरतें भी आई थी, और उसने कहा था कि मैं हमेशा उसी डॉक्टर के पास जाती हूँ। यूँ तो वो बाहर बैठी थी, लेकिन कल को मेरे बारे में पूछ लेती तो फिर न जाने क्या होता। मैंने कहा कि आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर, मुझसे तारीख गिनने में गलती हो गई है। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई लिख कर दी, और उसने कहा कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब है, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। पर मैं ये सोचकर हैरान थी कि ये बच्चा किसका है, मेरे साथ क्या हो रहा था, जबकि मेरा पति इस दुनिया से गया था। एक ही हरकत मेरे साथ बहुत ज्यादा अजीब हो रही थी, जिसका संबंध मेरे ससुर के साथ था। एक तो चादर वाली बात, और दूसरा मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद का आना। मैं तो इतनी परेशान रहती थी, मेरे दिमाग में इतने सारे दुख भरे थे। मैं इतने सुकून से कैसे सो सकती थी? इंसान का पेपर भी हो तो उसे सुकून की नींद नहीं आती, और यहाँ मेरा जीवन साथी इस दुनिया से चला गया था, और मैं ऐसे घोड़े गधे बेचकर कैसे सो रही थी? कोई ना कोई गड़बड़ थी जिसके बारे में अब मुझे पता लगाना ही था, और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जो भी मैं कर रही थी मुझे वो नहीं करना था, यानी मुझे एक दिन के लिए अपनी रूटीन बदलनी थी, और मैंने अपनी रूटीन बदली। मैंने खाना नहीं खाया कि कहीं मुझे खाने में तो नहीं कोई चीज मिलाकर दी जा रही, और मैं सोचकर हैरान थी कि ये करेगा कौन। रात को ससुर ने फिर से वो बेड शीट मुझे वापस कर दी। अब तो वो बेड शीट इतनी पुरानी हो गई थी, फिर भी उसको ऐसे थैले में डालकर लाते थे जैसे कि ये नई है। पता नहीं अपने साथ लेकर जाते ही क्यों थे। मैंने कहा कि जी ठीक है, बिछाकर सो जाऊंगी, लेकिन आज मैंने बिस्तर पर वो बेड शीट न डाली और बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन मैं हैरान थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मेरी नींद का संबंध इस बेडशीट के साथ था। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि रात के 12 बज गए। बाहर बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज आई। मुझे लगा कि ससुर पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था।
और मेरे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी और मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे देखना था कि ये कौन है। वैसे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसका मेरे कमरे में क्या काम था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो आदमी मेरे करीब आकर लेट गया और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा, तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और जैसे ही लाइट ऑन की तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर था। उसने बिस्तर की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि चादर नहीं डाली थी आज। मैं हैरान रह गई, किस तरह से बात कर रहे थे मेरे ससुर मेरे साथ। मैं चिल्ला रही थी, वो बोले, नीच औरत, चिल्लाती क्यों है। मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मेरे ससुर घबरा गए। मैंने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। ये क्या हो रहा है। और वो औरत भी अंदर आ गई और उसका पति भी, जिसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी। मैंने उनको चिल्लाकर इतना कहा कि पुलिस को बुलाओ, ये मेरी इज्जत पर हमला कर रहा था। वो लोग हैरान रह गए। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि किसी की इज्जत बचानी है या नहीं। मोहल्ले वाले दरअसल खुद तंग होते हैं। अगर कोई चोर या कोई इस तरह का इंसान उनके हाथ लग जाए तो उसे मारकर अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहते हैं। मेरे ससुर को भी दबोच लिया गया था। कह रहे थे कि इस मोहल्ले में सारे शरीफ लोग रहते हैं, आप अपनी बहू के साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने उस औरत को सब कुछ बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है। मेरे ससुर ने जुबान खोल दी। उन्होंने कहा कि इस चादर के ऊपर वो नींद की दवाई लगाकर लाते थे। जब वो दवाई मेरी सांस में जाती तो मैं बेहोश हो जाती थी और उसके बाद वो मेरी इज्जत पर हमला कर देते थे। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया वो मेरे साथ यही कर रहे थे और ये बच्चा भी उनका ही था। सब लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए। हाय राम, क्या जमाना आ गया है। कुछ लोग बोले कि इस आदमी को बस्ती से बेदखल कर दो, लेकिन मैंने शोर मचा दिया। अपने चाचा को भी बुला लिया। मैंने कहा कि आत्महत्या कर लूंगी अगर इस हैवान को सजा न मिली जो मेरी इज्जत पर हमला करता रहा है। मैं तो इसे अपना बाप समझती थी। मेरे चाचा जी ने कहा कि अब तुम्हारी चाची कुछ भी बोले, सारा जमाना खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे ससुर को पुलिस ले गई और मैं अपने चाचा जी के घर चली गई। वो बच्चा भी दुनिया में आ गया। वो एक बेटी थी। मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई, जो कि शायद उस ईश्वर ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया। मेरा पति वापस आ गया। मुझे देखकर हैरान रह गया। वो समझा उसकी औलाद है। कितनी देर हम रोते रहे, एक दूसरे के गले लग के फूट फूट कर रो रहे थे। दरअसल मेरा पति मरा नहीं था, वो अस्पताल में था और कोमा में चला गया था। अब किसी को पता ही नहीं था कि वो कौन है, इसलिए किसी ने उसके घर वालों को भी नहीं बताया। मेरा पति मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था। उसको 1 साल बाद होश आया तो फौरन मेरी तरफ भागा। मैंने उसको सब कुछ बता दिया तो हैरान रह गया। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, ये सब क्या हो गया। मैंने कहा कि कुछ ना करो, बस मुझे छोड़कर न जाओ। उसने कहा कि आज से मेरे बाप के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, हम लोग साथ रहेंगे और इस बच्चे को भी पालेंगे। अभी भी ऐसा लगता है कि या तो वो बुरा सपना था जिसको मैं गुजार रही थी, और या फिर ये कोई अच्छा सपना है जिसको मैं गुजार रही हूँ कि मेरा पति वापस आ गया। बस अब मैं इस सपने से जागना नहीं चाहती, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।